नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लखीमपुर खीरी कांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, यूपी सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट, सीजेआई बोले नहीं हुई सही एफआईआर और जांच। लखीमपुर मामले पर तेज हुई सियासत, राहुल और प्रियंका गांधी के बाद अखिलेश यादव ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात। बीजेपी की नई टीम का ऐलान, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से मेनका वरुण बाहर, सिंधिया और मिथुन को मिली जगह। नवाब मलिक के बीजेपी नेता वाले बयान पर घमासान, समीर वानखेड़े बोले पंचनामे के दौरान मौजूद थे 9 लोग, जो कानून तोड़ेगा उसे पकड़ेंगे। विसल ब्लोअर का बड़ा खुलासा, दुश्मनों की जासूसी के लिए फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं चीन और ईरान, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। पहली खबर लखीमपुर कांड पर हुई सुप्रीम सुनवाई पर। लखीमपुर खीरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अहम सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार को 1 दिन में पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा, जिसमें जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है उनके नाम और पीड़ित कौन है उनके नाम भी शामिल होने चाहिए। इसके अलावा अब तक क्या कदम उठाया गया है और जांच की स्थिति क्या है वो भी रिपोर्ट में बताया जाए। वहीं लखीमपुर हिंसा की जांच के लिए यूपी के राज्यपाल ने आयोग का गठन भी कर दिया है। डॉक्टर साहब, लखीमपुर मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई है, आखिर क्या अहम मुद्दे उठाए गए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को मुबारकबाद देने की आवश्यकता है कि आपने फौरन स्वतः संज्ञान ले लिया, सुमोटो आपने केस उठा लिया कि भाई 8-9 लोगों की मौत हुई है, बर्बर तरीके से वहाँ पे हत्या की गई है, गाड़ी चढ़ा दिया गया कुछ लोगों के ऊपर, तो सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से एक सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि ये सिलेक्टिविज्म कब तक, कैसे, क्यों चलेगा? सुप्रीम कोर्ट कहाँ सोया हुआ था जब बंगाल में हजारों महिलाओं का रेप हो रहा था, जब वहाँ पे 50 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी गई? तब सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई सुमोटो केस लिया नहीं। तो ये अपने आप में बताता है कि आप किसी केस में चुन के, किसी केस को नज़रअंदाज करके, किसी केस में बिल्कुल प्रोएक्टिव होकर के, और किसी केसेस में आप बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में बैठ जाएंगे तो लोग सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा करना बंद कर देंगे। सवाल यहाँ पे कई सारे उठ रहे हैं। सवाल ये है कि 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछा था कि किसान आंदोलन जो चल रहा है वो क्या लीगल है? सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का क्या इन किसान आंदोलन चलाने वाले लीडर्स ने उनकी बातों को माना? आपको सुप्रीम कोर्ट में केस चलाना है तो आपको हेलीकॉप्टर के लिए जो बना हुआ हेलीपैड था उसको तोड़ने के लिए ये किसने परमिशन दे दी? तो कई सारी समस्याएं हैं। वैसे अच्छी बात है कि इस तरह की घटना होती है तो सुप्रीम कोर्ट अचानक से जग जाता है, लेकिन माय लॉर्ड से यही विनती है कि इस तरह से जागृत वो हर मुद्दे पर रहें, और ख़ास करके उन मुद्दों पे ज़्यादा रहें जहाँ पे असहाय हिंदू परिवार जब मारे जाते हैं, जब उनके ऊपर पीड़ा आती है, तब थोड़ा प्रोएक्टिव होना भी बनता है। ये कोई गलत बात मैं नहीं कह रहा। जी डॉक्टर साहब, अब खबर लखीमपुर मामले पर हो रही सियासत पर। लखीमपुर कांड पर कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी समेत तमाम दल जमकर राजनीति कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव पूरे लाव लश्कर के साथ लखीमपुर खीरी पहुंच गए और पीड़ित परिवार से मुलाकात की, लेकिन सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बाहर ही रोक दिया। इससे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का लखीमपुर में पूरा ड्रामा देखने को मिला। यहाँ राहुल और प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार को गले लगाया और इंसाफ दिलाने की मांग की। वहीं अब सिद्धू ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर 1 दिन के अंदर आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो भूख हड़ताल करेंगे। डॉक्टर साहब, लखीमपुर खीरी मुद्दे पर पूरा विपक्ष इतने तेज तर्रार होकर क्यों इस मुद्दे को भुनाने में लगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में विपक्ष के पास कोई मुद्दा मिल नहीं रहा था जी। एक तरफ से योगी चौके छक्के मारे चले जा रहे थे, एक के बाद एक आयोजन हो रहा था, एक के बाद एक घोषणाएं हो रही थी। विपक्ष को समझ ही में नहीं आ रहा था कि भाई इनके खिलाफ कौन सा मुद्दा लेकर के आए। तो बैठे बिठाए इनको एक मुद्दा मिला। अब ये गिद्ध की राजनीति तो हिंदुस्तान में प्रचलित हो गई 2024 से।
2014 से। अब हुआ ये कि एक लोगों की जान जाती है, उसमें कुछ किसान होते हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं। अब इसमें होता ये है कि जो सबसे पहले जो उड़ के वहाँ पहुँचा वो तो कांग्रेस पार्टी, सारा क्रेडिट, सारा सब कुछ जो है वो प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी किसानों के मसीहा बनकर के उभर गए। अब वहाँ पे मेन कंटेंडर हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव। अब वो उनको इजाज़त कल नहीं दी गई तो उनकी पीड़ा जो है समझ में आ रही। आज जैसे ही उन्हें मिला तो वो चले गए। उनको परमिशन कल भी दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने एक चालाकी की कि कल का दिन जो है वो मीडिया में तो राहुल गांधी छाए हुए रहेंगे, कल वो वहाँ से हट जाएं तब फिर हम वहाँ जाकर के अपनी बातें और हम भी अपना कुछ कमाल जो है वो दिखाएं। दरअसल ये पूरी की पूरी राजनीति हो रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, चुनाव में अभी देरी है। लोग जिस हिसाब से और दूसरी घटनाओं को जो यूपी में हुए और इस तरह से लोग पर्यटन करने के लिए पहुंचे थे, वो सारे मुद्दे जो है वो गौण हो गए हैं, वो पीछे चले गए हैं। इस तरीके से एक सप्ताह के बाद इस मुद्दे के ऊपर भी कोई बात करने वाला नहीं होगा। रही बात नवजोत सिंह सिद्धू की, तो नवजोत सिंह सिद्धू भूख हड़ताल करें, भूख हड़ताल नहीं करें, वो कांग्रेस को घेरे, प्रियंका वाड्रा के साथ कहीं भ्रमण पे जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इसलिए क्योंकि मसला अब कोर्ट के पास है, पुलिस के पास है, जांच एजेंसियों के पास है। तो इसमें जो निष्कर्ष निकलेगा वो तो कानून के हिसाब से ही होगा। लेकिन राजनीति जितनी होनी थी वो हो गई। इसका इम्पैक्ट चुनाव के ऊपर बिल्कुल नगण्य होगा। जी, अगली खबर बीजेपी में बड़े फेरबदल पर। बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो गया है। बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित कर दी है। इस बार मेनका गांधी और वरुण गांधी को शामिल नहीं किया गया है। विनय कटियार को भी जगह नहीं दी गई है। वहीं 1.5 साल पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया और बंगाल चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती को इसमें जगह दी गई है। डॉक्टर साहब, बीजेपी की टीम में नए चेहरे तो नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ पुराने चेहरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। देखिए, ये पुराने चेहरे जो हैं वो बहुत विवादित चेहरे हैं। मेनका गांधी बहुत अपना वो कंट्रीब्यूशन पार्टी को दे चुकी, अपना उनका काम हो गया। लेकिन विषय जो है वो वरुण गांधी को लेकर के है। वरुण गांधी को लगता है कि उनको मंत्री बना दिया जाए। लेकिन जो बीजेपी के अंदर जो एक सवाल जो उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि भाई वरुण गांधी को अगर आप मंत्री बना देते हो तो आप गांधी परिवार के ऊपर जो आपका सबसे बड़ा हथियार है परिवारवाद को लेकर के, कि भाई गांधी परिवार कहें तो आपको जो है सब कुछ माफ़ है, तो ये गांधी परिवार के किसी शख्स को वो लोग इतनी अहमियत नहीं देना चाहते कि जिससे वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर अपना सबसे बड़ा हथियार जो है वो बेअसर कर दे। अब दूसरा एलिमेंट इसका ये भी है कि वो मंत्री नहीं बन पा रहे हैं तो वो पार्टी में रह करके पार्टी के खिलाफ ही बयानबाजी कर रहे हैं। अभी लखीमपुर वाले केस में वो लगातार इस तरह से बातचीत कर रहे हैं, इस तरह से ट्वीट कर रहे हैं, इस तरह से मांगे कर रहे हैं जो प्रियंका वाड्रा कर रही है। और एक और पते की बात मैं आपको बता दूं, मेनका गांधी और सोनिया गांधी में कांटे की दुश्मनी है जी। दोनों में बातचीत नहीं होती क्योंकि वो राजीव गांधी की पत्नी है और ये संजय गांधी की पत्नी। इन दोनों के बीच एक झगड़ा ऐसा माहौल है। इन लोगों के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। कई सारी वजह है, कभी इस पे कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे, कभी वीडियो बनाऊंगा तो आप सुनेंगे उसको। लेकिन ये जो भाई बहन हैं वरुण गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, इनके बीच बहुत ही मधुर संबंध हैं। और प्रियंका वाड्रा और वरुण गांधी के बीच तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी दोस्ती है। भाई बहन का जो रिश्ता है बहुत ही प्रगाढ़ है। और ये भी खबर आती रहती है कि वरुण गांधी कई बार ये अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि वो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। इस तरह के बहुत सारे जो कांग्रेस पार्टी को कवर करने वाले जो पत्रकार हैं, इस तरह के आर्टिकल्स वो पहले भी आ चुके हैं। अब सोनिया गांधी नहीं चाहती कि वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी में आए। वो इसलिए नहीं चाहती कि अगर वो आते हैं, कांग्रेस पार्टी में कई सारे लोग जो संजय गांधी के साथ क्लोज हुआ करते थे, जो संजय गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी के साथ आए, तो उनको एक मोहरा मिल जाएगा और उनकी सीधी टक्कर राहुल गांधी से हो जाएगी। और राहुल गांधी बाकायदा एक बहुत ही वरुण के सामने
पर्सनालिटी वाइज भी, भाषण देने में भी और राजनीतिक तौर पे भी वो थोड़े से इमेच्योर हैं, तो इसलिए वहाँ पे उनकी एंट्री बंद है। ये खबर कि भाई ये कांग्रेस में भी जाना चाहते हैं, ये पार्टी के खिलाफ भी बोलते हैं, तो ये रीज़न सफिशिएंट है कि उन्हें जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उससे दूर रखा जाए। मुझे लगता है यही सब रीजंस हैं जिसकी वजह से वरुण गांधी को अलग रखा गया है। जी डॉक्टर साहब, अब बात नवाब मलिक की। एनसीबी पर सवाल उठा रहे मंत्री नवाब मलिक के बयान से घमासान मच गया है। नवाब मलिक ने एनसीबी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि रेड के दौरान एनसीबी की टीम के साथ मोहन भानुशाली नाम का एक शख्स नजर आया है, जो कि स्थानीय बीजेपी नेता भी है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने इस मामले में सफाई दी है और मोहन भानुशाली को पंचनामे के लिए मौजूद 9 लोगों में से एक बता दिया है। उन्होंने कहा कि हमने 9 नाम दिए हैं जिन्होंने पंचनामा किया है, सभी एक्शन कानून के दायरे में रहते हुए किए गए हैं। डॉक्टर साहब, आर्यन पर जो एनसीबी की कार्रवाई हो रही है उस पर नवाब मलिक इतने सवाल और निशान क्यों दाग रहे हैं? देखिए, नवाब मलिक उस पार्टी से आते हैं जिस पे ये आरोप है कि इनके रिश्ते दाऊद इब्राहिम डी कंपनी से है। ये कोई नई बात नहीं, कोई नए आरोप नहीं है, आप गूगल कीजिएगा आपको मिल जाएगा कि पिछले 1-2 सालों में कई बार जो ड्रग माफिया, जो ड्रग पेडलिंग में पकड़ाए गए लोग हैं, उनके रिश्ते एनसीपी के साथ हैं। कई लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि नवाब मलिक के परिवार से ही किसी शख्स को एनसीपी ने धर दबोचा था, और ये तो बैकग्राउंड है वहाँ के एनसीपी और नवाब मलिक की। अब आर्यन को बचाने के लिए ये दरअसल एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि भाई ड्रग्स तो सारे लोग लेते हैं, ये शाहरुख खान है, मतलब एक मुसलमान है, इस वजह से इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई छोटा बच्चा है, उसके ऊपर तो अभी इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नवाब मलिक एक स्टेप आगे जाकर के कह रहे हैं कि उन्हें 1 महीना पहले से ये पता था, क्राइम रिपोर्टर्स ने आकर के बताया था कि शाहरुख खान को टारगेट किया जा रहा है। अब कोई ड्रग्स का सेवन कर रहा हो, जिसके परिवार में ड्रग्स का सेवन जो है बिल्कुल आम हो, इस तरह के आरोप शाहरुख खान के ऊपर भी लगे हैं। अगर उनको पकड़ा भी जाता है तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन इन्होंने इसमें एक राजनीति का एलिमेंट डाल दिया कि वो बीजेपी का शख्स है जिसने जो रेड के दौरान वहाँ पे मौजूद था। अब एक वरिष्ठ मंत्री हैं, वो एक अधिकारी से, समीर वानखेड़े, जो अभी पब्लिक ओपिनियन के तहत अभी सुपरस्टार बना हुआ है, नायक बना हुआ है, महानायक बना हुआ है, उसको आपने घेरने की कोशिश की। अब एक मंत्री के लिए ये शोभनीय नहीं है कि आप एक अधिकारी से इस तरीके से पब्लिक में जो है आप लड़ें। समीर वानखेड़े ने साफ साफ कह दिया कि अगर आपको कोई दिक्कत है, ऐसा लग रहा है कि जो आप आरोप लगा रहे हैं, आपको कोर्ट जाना चाहिए और कोर्ट में एनसीबी के खिलाफ शिकायत करनी चाहिए, वहाँ हम अपने जवाब दे देंगे। आपको राजनीति करनी है, आप राजनीति करें। मतलब ये कि नवाब मलिक तो चले थे बचाने आर्यन को, और वो इस पे करना चाह रहे थे राजनीति, लेकिन ये पूरा का पूरा दांव ये उल्टा पड़ गया है। लोग अब यही कह रहे हैं कि अघाड़ी सरकार, वहाँ के मंत्री ड्रग पेडलर्स को और ड्रग लेने वाले लोगों के बचाव में ये लोग उतर आए हैं। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर चीन की चालाकी पर। चीन और ईरान फेसबुक के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल दुश्मनों की जासूसी करने के लिए कर रहे हैं। इसकी जानकारी एक फेसबुक विजल ब्लोअर ने अमेरिकी कांग्रेस को दी है। उन्होंने कहा कि चीन और ईरान दुश्मनों से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फेसबुक के पास जासूसी के खिलाफ काम करने वाली टीम की कमी है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। फेसबुक के सीक्रेट इंटरनल दस्तावेज लीक करने वाली होगेन ने इससे पहले कहा था कि प्लेटफॉर्म का लोगों के मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, चीन बाकी के देशों पर कैसे साइबर अटैक करने में कामयाब होता जा रहा है? देखिए, ये जो फेसबुक विवादों में घिरता जा रहा है और फेसबुक की मुसीबत जो है वो बढ़ती चली जा रही है। ये जो हेगन है, ये दरअसल एक डाटा इंजीनियर है जो मई तक फेसबुक के अंदर काम कर रही थी। अब वहाँ से वो बाहर निकल गई हैं, तो वो एक के बाद एक खुलासे करते चली जा रही हैं। फेसबुक के ऊपर वैसे भी पहले आरोप लगे थे कि वो अलग अलग देशों में वहाँ के चुनाव में जो है एक अलग रोल प्ले करता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, कई सारी एजेंसियों के साथ ये मिलकर डाटा को लीक करता है, डाटा को शेयर करता है, जो
इलीगल है, इन अ सेंस कि आप किसी भी अपने सब्सक्राइबर्स के पर्सनल इंफॉर्मेशंस को आप कहीं कहीं शेयर करते हैं और उससे आप मुनाफा कमाते हैं। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति पैदा हो रही है फेसबुक के लिए। लेकिन चीन की ये आदत है, चीन में फेसबुक और ईरान में फेसबुक दोनों ही जगह ये बैन है, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके जरिए जासूसी हो रही है, क्योंकि वो खुद इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन की ये आदत है कि वो किसी भी टारगेटेड कंट्री को, और ये जो आरोप लग रहे हैं, ये आरोप तो लग रहे हैं कि जो उइगर मुस्लिम्स हैं चीन के अंदर, उन पे निगरानी रखने के लिए दुनिया भर में कहाँ कहाँ वो फैले हुए हैं, उसका सारा डाटा वो चीन फेसबुक से मुहैया करता था, उस पर निगरानी रखता था। लेकिन इसके अलावा भी चीन की ये नीति रही है कि वो जिस किसी भी देश में ऑपरेट करता है वहाँ के लोगों के ऊपर नज़र रखना, उनके फ़ोन को बक करना, साथ ही साथ वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़, वहाँ के प्रेस, वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स, वहाँ के ओपिनियन मेकर्स, उन लोगों को मोटी रकम दे करके, वहाँ के एनजीओज़ को पैसे दे करके वहाँ जो इंटरनल रिफ्ट है उसका इस्तेमाल करना, ताकि वो अपना फ़ायदा उठा सके। चीन की दिक्कत ये है कि पूरी दुनिया के सामने ये एक ऐसे मुल्क के रूप में सामने आ रहा है जिसको आप कह सकते हैं कि ये पूरी दुनिया में अशांति फैलाना चाहता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।